नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, उनकी सामाजिक आर्थिक योजनाओं के केंद्र और प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं देश के अन्नदाता और किसान रहे हैं। तब से लेकर आज तक उनकी हर योजना में किसानों को कैसे संबल दिया जाए, उनकी आय को दोगुना किया जाए, उनकी जो लागत आती है कृषि उपज के लिए उसको कैसे कम किया जाए और बीज से लेकर बाजार तक किस तरह से उनको संबल प्रदान किया जाए, इन तमाम कोशिशों पर लगातार मोदी सरकार का जोर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को, किसानों को 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की सौगात दी है और ये अपने आप में एक छत के नीचे किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के एक कोशिश के तहत इस प्रकार के प्रयास को किया गया है। किस तरीके से किसान समृद्धि केंद्र किसानों की मदद करते नजर आएंगे और एक छत के नीचे कैसे समाधान देते नजर आएंगे, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। देश के रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। और चूंकि आपके मंत्रालय के माध्यम से यूरिया हो या खाद हो, उन सबका वितरण किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से होगा, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। हमें ध्यान है एक वो दौर था हिंदुस्तान में जब खाद के लिए, यूरिया के लिए एक लाठीचार्ज होता था, कभी एक असामाजिकता की स्थिति हुआ करती थी। अब वो सब खबरें नहीं बनती हैं। आप एक कदम आगे जाते हुए किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या ये सोच और कैसे किसानों को मदद देगी? सबसे पहले तो मैं किसान समृद्धि केंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। एक कैसी सोच है प्रधानमंत्री जी ने, जो सोच के आधार पर हम ना केवल किसान को अपने किसानी के लिए ज़रूरी इनपुट्स दे, लेकिन किसान के साथ सीधा संवाद कैसे बने, यानी कि किसान के साथ संवाद बनाने के लिए, किसान को अपने किसानी के लिए ज़रूरी एग्री इनपुट्स उपलब्ध करने के लिए, किसान को भारत सरकार की सेवाओं यानी कि भारत सरकार की सहाय, उसका लाभ कैसे मिले सरलता से, उसके लिए किसान के साथ इंटरेक्शन करके किसान को एजुकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रूरल गांव तक, ब्लॉक तक और डिस्ट्रिक्ट तक कैसे सुदृढ़ करें, उस उद्देश्य के साथ एक किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और एक किसान समृद्धि केंद्र पर ये होगा आउटलेट फर्टिलाइज़र का, लेकिन ये केवल फर्टिलाइज़र बेचने के लिए नहीं है। अदर टाइप की सेवाएं जो मैंने यहाँ आपके सामने रखी, ये सब सेवा भी एक किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा किसानों को उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री जी ने भी जब इसके एक तरीके से शुरुआत की तो कहा था कि देश के किसानों से वो अपील करते हैं कि वो ज़रूर जाएं किसान समृद्धि केंद्र की ओर। किस प्रकार की सेवाओं को उसमें समाहित किया गया है और किन किन सेवाओं के साथ में ये समृद्धि केंद्र किसानों की मदद करते दिखाई पड़ेंगे? उसमें विषय ये है कि किसान के लिए कुछ रिसर्च हो, सरकार उसके लिए कोई योजना बनाए, सरकार कोई सहाय करना चाहे तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किसान के पास व्यवस्था नहीं होती है, या तो किसान तो सुबह से शाम तक अपने खेत में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बिचौलिए लोग उसकी योजना का लाभ ले जाता है, उसको कहते हैं कि मैं आपको ये सहाय दिलवा दूंगा, आप फॉर्म में सही कर दीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, उसमें से इतना पैसा हमें दे देना। तो किसान को बेचारे को योजना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसी स्थिति में किसान समृद्धि केंद्र ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है। वहाँ एक टेलीविज़न है, लोगों को बैठने, किसानों को बैठने के लिए व्यवस्था है, उसके यहाँ जो सेवा उपलब्ध है उसके बारे में वहाँ इन्फॉर्मेशन है। यानी कि एक छत के नीचे किसान को फार्म इक्विपमेंट मिलेगा, किसान को सीड मिलेगा, किसान को टेस्टिंग फैसिलिटी मिलेगी यानी कि लेबोरेटरी मिलेगी, किसान को फर्टिलाइज़र मिलेगा, किसान को अपनी शिकायत का रिड्रेसल होगा यानी कि ग्रीवेंस का रिड्रेसल होगा, किसान को एक ही छत के नीचे सरकार की कोई सहाय योजना, उसका लाभ के लिए फॉर्म फिलिंग करना है तो उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। ये दृष्टि से किसान समृद्धि केंद्र किसानों के भविष्य को बदलने का काम करेगा। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से भारत ब्रांड के माध्यम से
देश को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा, क्योंकि किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से एक बड़ा आउटलेट यूरिया के लिहाज से भी होने जा रहा है। किसान समृद्धि केंद्र पर ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल्स फर्टिलाइज़र, यूरिया, डीएपी, एनपीके, अभी हम नया फर्टिलाइज़र में भी गए हैं, नैनो फर्टिलाइज़र और सल्फर कोटेड यूरिया, गोल्ड यूरिया, ये सारे टाइप का फर्टिलाइज़र किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों को उपलब्ध होगा, ताकि किसान को वहाँ से ही ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र मिल जाए। दूसरा जो आपने कहा, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र से फ़ायदा ये हुआ, पहले ऐसा होता था सभी कंपनी ने अपनी अपनी ब्रांड बनाई थी, और किसान किसान होता है और उसकी एक आदत लग जाती है कि भाई जीएसएफसी है गुजरात की फर्टिलाइज़र कंपनी, उन्होंने सरदार ब्रांड बनाई थी, तो सरदार यूरिया, यूरिया यूरिया होता है, 46% नाइट्रोजन मीन्स यूरिया, डीएपी होता है, एनपीके होता है। तो फर्टिलाइज़र में कोई कंपनी का उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ब्रांड बन जाने होने से लोगों को ऐसा आदत हो जाती है कि यही फर्टिलाइज़र अच्छा है, तो उससे मुश्किलें होती है, दिक्कतें होती है कि कई बार ये फर्टिलाइज़र नहीं मिला तो किसान दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं बाय करते, तो उसकी फसल पर नेगेटिव इफेक्ट होती। तो अभी वन नेशन वन फर्टिलाइज़र से हमारा फ़ायदा ये हुआ कि अपने जहाज़ एक भारत ब्रांड बन गई, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके, कोई मैन्युफैक्चरिंग बाय नीचे कंपनी का नाम होता है, लेकिन ब्रांड सेम हो गई, तो क्रिस क्रॉस हो रहा था वो बंद हो गया। क्रिस क्रॉस बंद होने से रेलवे के ट्रैक की भी सुविधा हुई, क्योंकि एक ट्रेन जाती है कोई भी जगह पे तो ट्रैक तो पर जाती है तो ऑक्यूपाई करता है, तो उसको भी दिक्कत होती थी, रेलवे की समस्या भी खत्म हुई, क्रिस क्रॉस भी बंद हुई, किसानों को भी जो बिना कारण से कोई ब्रांड के लिए आकर्षित करने की कोशिश होती थी वो भी बंद हो गई। तो आज वन नेशन वन फर्टिलाइज़र से देश में, और कंपनी भी आज बोल रही है कि नहीं आपने डिसीजन लिया तो अच्छा हुआ है, हम एक ही ब्रांड से बेचते हैं, तो हमारे आपस में बिना कारण से कंपटीशन नहीं। बिल्कुल, सरकार का जो पैसा बचा उसका फायदा भी किसानों को ही जाता है। दूसरा, उसमें क्रिस क्रॉस बंद होने से कंपनी को ये फायदा है, बिना कारण से वो अपनी कंपनी का प्रॉफिट, कमीशन, वो सारा भारत सरकार तय करती है, तो भारत सरकार का ही पैसे से उसको ये करना होता था। और दूसरा, वो जो कोई प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका 100% एलोकेशन हम ही दे देते हैं, तो उसको कोई कंपटीशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन भी कंपटीशन होती थी। कंपटीशन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एक प्लांट 2 लाख मैट्रिक टन डीएपी का प्रोडक्शन करेंगे, तो भारत सरकार उसको 1 साल का सप्लाई प्लान दे देते हैं कि आपको यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट में इतना देना है, तो उसको तो कोई सवाल ही नहीं है, तो उसका एश्योर्ड बिजनेस है, उसको कोई ब्रांडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एश्योर्ड बिजनेस भारत सरकार उसको दे देती है, एश्योर्ड प्रॉफिट दे देती है, और उसकी फिक्स कॉस्ट दे देती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी दे देती है। तो भारत सरकार कुल मिला के लास्ट ईयर में फर्टिलाइज़र के पीछे 2.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी दिया, तो किसान के लिए कुछ कमी ना हो उसका भी हमें ध्यान रखना है, और किसान मिसलीड ना हो ये एश्योर करने की जिम्मेवारी भी भारत सरकार की होती है। तो उसको देखते हुए हमने इनिशिएटिव लिया है और वो बहुत सक्सेस रहा। सर, किसान समृद्धि केंद्र की एक बार फिर से बात करते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआती समय में 600 केंद्रों की शुरुआत हुई थी, उनका अभी तक का अनुभव कैसा रहा है, और इन किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से अनाज की कीमत को लेकर हो, मौसम की जानकारी को लेकर हो, या फिर किसानों को नई योजनाओं के बारे में लेकर हो, या प्रगतिशील किसानों के माध्यम से उनके अनुभव को साझा करने को लेकर हो, किस प्रकार से एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है और वो ढांचा कैसे तैयार होगा? जो पहले हमने 600 किसान समृद्धि केंद्र अक्टूबर में देश को समर्पित किए थे, तो हमारा 6-7 महीने में बहुत अच्छा अनुभव आया। लोग किसान समृद्धि केंद्र पर जाते थे, वहाँ किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों का प्रशिक्षण किया जाता था, किसान को कोई दिक्कत हो और उसको कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की
सलाह की आवश्यकता हो तो किसान समृद्धि केंद्र पर जाके हमारा किसान कहता था कि हम टेली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात करना चाहते थे, तो तुरंत ही हमारे किसान समृद्धि केंद्र वाला नज़दीक के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ टेली कंसल्टेशन करवा दे वहाँ। ये भी फैसिलिटी हमने क्रिएट की है। वहाँ से ही वो जुड़ जाते हैं और बताते हैं कि मेरी फसल में ये प्रॉब्लम है, मेरी सॉइल में ये प्रॉब्लम है, वहाँ कौन सा क्रॉप लेना चाहिए, तो हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको सलाह दे देते हैं। तो ये कुल मिला के किसान समृद्धि केंद्र का जो 6-7 महीने का एक अच्छा आउटपुट हमें देखा और ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमने कहा कि अभी हमें उसको आगे करना चाहिए, और कंपनियों को भी लगा कि ये तो हमारे फायदे का काम है। उससे किसान का प्रशिक्षण होता है। जो भारत सरकार किसान के बीच में कोई बात रखना चाहती है तो अन्यथा तो कैसे रखे। तो एक अच्छा, अभी तक तो कृषि विज्ञान केंद्र एक ही था जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता था, अभी वो 1.25 लाख हो गया। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 10, 15, 20 है, 50 है, तो 40-50 कृषि समृद्धि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र को मदद करेगा। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं सीज़न के पहले किसान को कुछ अवगत कराना चाहता हूँ और आज 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र को जोड़ के मैं यहाँ से संदेश दूँ और कहूँ कि सब लोग मीटिंग कोऑर्डिनेट करो, तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया और लॉन्च किया, तो 2 करोड़ किसानों ने एक कार्यक्रम में भाग लिया। 2 करोड़ किसानों ने और जुड़े वहाँ से, परफेक्ट फिगर हमारे पास आया। तो 2-2 करोड़ लोग ऐसे सीधा प्रशिक्षित हो जाएंगे। और किसान समृद्धि केंद्र पर मैंने कोई बात रखी, कोई साइंटिस्ट ने बात रखी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने बात रखी, बात नीचे जाएगी। किसान आपस में बात करेंगे कि भाई ये यूरिया गोल्ड आया है, ये सल्फर कोटेड है। आज ही देश के फर्टिलाइज़र मिनिस्टर ने हमसे संवाद किया और बताया है कि यूरिया गोल्ड का उपयोग करने से आधा ही यूरिया की आवश्यकता होगी, तो हमारी मिट्टी, सॉइल बिगड़ेगी नहीं, उसका स्वास्थ्य बने रहेगा, हमें उसका उपयोग करना है। ये मार्गदर्शन देने का प्लेटफॉर्म एक किसान समृद्धि केंद्र है। जी सर, क्योंकि अब लगातार टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी हम देख रहे हैं, कृषि में भी देखने को मिलता है। अब तो ड्रोन का ज़माना है, ड्रोन के माध्यम से अब वो फसलों पे यूरिया का छिड़काव करना, नैनो यूरिया का छिड़काव करना। क्या किसान समृद्धि केंद्र ड्रोन के माध्यम से भी किसानों को मदद देते, संबल देते नजर आएंगे या उस प्रकार का प्रावधान? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल पड़ा है आज हमारे किसान समृद्धि केंद्र पर। जो किसान समृद्धि केंद्र के आउटलेट के संचालक है वो वहाँ ड्रोन भी रखता है, और कोई किसान को किराए पे ले जाना है। आज शायद 1200-1300 किसान समृद्धि केंद्र पर ऑलरेडी ड्रोन है, उन्होंने काम चालू कर दिया। तो उससे 2-3 काम एक साथ में हो जाता है। एक तो अभी लेबर की क्राइसिस होती है, तो ड्रोन से स्प्रे करने से, आज कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र को डालना है तो किसान को उसको डालना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, और ये स्प्रे करना है। ड्रोन में स्प्रे करने से आज नैनो यूरिया आ गया है, तो एक बैग आप किसान समृद्धि केंद्र से फर्टिलाइज़र की बैग खरीदेंगे तो भारत सरकार तो आपको 266 रुपये में देंगे, लेकिन वहाँ से किसान को अपने घर पे ले जाने का 50 रुपये का किराया लगेगा, घर से अपने खेत पे ले जाने का और 20-25 रुपये का खर्च लगेगा, तो उसके ऊपर 100 रुपये का खर्च लग जाता है। बाद में उसको छंटकाव करने के लिए भी मजदूर को पैसा देना पड़ेगा, बहुत खर्चीला होता है। तो किसान का खर्च कम हो उसके लिए ड्रोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रोन में क्या होता है, किसान को फसल को पेस्टिसाइड भी लगाना होता है, किसान को नैनो यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया लगाए, नैनो DAP लगाए, सबको एक साथ में मिला दे और स्प्रे कर दे। तो ड्रोन जाएगा और 1 घंटे में वो 20 एकड़ में स्प्रे करके आ जाएगा। तो बहुत उपयोगी हो रहा है, और किसानों में ड्रोन का इतना क्रेज है, इतना उपयोग बढ़ रहा है। कई स्टेट में, कई कार्यक्रम में मैं जाता हूँ और किसान समृद्धि केंद्र पर मुझे जाने का अवसर मिला, तो वहाँ जो अनुभव कथन करते हैं, ये अनुभव से संज्ञान में आता है कि बहुत कुछ हो रहा है किसानों में। जो मोदी जी की सोच है ना कि किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ाए, अपनी इनकम बढ़ाए,
तो इनकम बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ड्रोन ये अपनी महत्व की भूमिका रखता है और एक फैसिलिटी किसान समृद्धि केंद्र पर उपलब्ध है। सर, करोड़ों किसान जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं टेलीविज़न पे, जो लोग सुन रहे हैं उनमें से जो लोग जुड़ना चाहते हैं किसान समृद्धि केंद्र से, वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या इसका कोई नियम प्रावधान है? क्योंकि किसानों के इस बारे में भी जानना ज़रूरी है। और कुछ लोग अगर किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से सेवाएं देना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार के प्रावधान? किसान समृद्धि केंद्र हमने ये तय किया है कि देश में पैक्स हो या तो एपीओ हो या तो रेगुलर फर्टिलाइज़र कंपनी का जो आउटलेट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसान समृद्धि केंद्र में। तो उसके हमने तय किया है कि एक गांव में किसान समृद्धि केंद्र है तो उसको क्या फैसिलिटी देनी है। समझ लो कि गांव है तो गांव के किसान समृद्धि केंद्र में वो टेस्टिंग मशीन, लेबोरेटरी ये नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो ड्रोन रख पाएंगे। गांव में फर्टिलाइज़र के साथ वो सीड रख पाएंगे, नैनो यूरिया रख पाएंगे। वहाँ वो कॉमन सर्विस सेंटर उसके लिए वाइबल नहीं होगा। तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर, ब्लॉक लेवल पर जो किसान समृद्धि केंद्र है उस वहाँ पर और फैसिलिटी ज़्यादा, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल का किसान समृद्धि केंद्र हो तो बहुत बड़ी प्रीमाइसिस में बहुत बड़ा, इट्स वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर एंड किसान को एक वहाँ से ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी एक ही स्थान से मिल जाए, ये टाइप का डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो हमने त्रिस्तरीय किसान समृद्धि केंद्र बनाया है। उसमें हमने हमारा फर्टिलाइज़र का आउटलेट को ही हमने संचालक बनाया है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में जो आउटलेट का ओनर है, आउटलेट चलाता है, उसको भी कमीशन भारत सरकार ही देती है। तो इनडायरेक्टली ये भारत सरकार के पेरोल पर है। यहाँ जो उसको रखने के लिए उसको एजेंसी भी कंपनियाँ देती है, तो कंपनियाँ खाद बेचती है, उसके लिए भारत सरकार खाद के लिए सब्सिडी देती है। उसका आउटलेट है, उसके संचालन को कमीशन भी भारत सरकार देती है। तो ये सारी व्यवस्था भारत सरकार की चैनल से चले। और राज्य सरकार के लिए हमने ओपन रखा है। ये किसान समृद्धि केंद्र भारत सरकार ने बनाया है, उसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार उसका उपयोग ना करे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगे कि मैं किसान को कोई संदेश देना चाहता हूँ तो प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। राज्य के कृषि मंत्री को लगे कि मैं राज्य के किसानों को कोई संदेश देना चाहता हूँ तो भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिसका मल्टीपल यूज़ हो सकता है। सर, वक्त सीमित है, जल्दी से कुछ और सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि कोविड का समय हो या फिर यूक्रेन संकट का समय हो, वर्ल्ड सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा एक दिक्कतें आई। भारत बीते 9 वर्षों में यूरिया के उत्पादन, उसमें प्रोडक्शन में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है, लेकिन हम आत्मनिर्भरता की ओर, अपने सेल्फ रिलायंट कब होंगे, उस दिशा में क्या प्रयास हो? फर्टिलाइज़र सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कई फर्टिलाइज़र के रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र के लिए पोटाश चाहिए, तो पोटाश देश में, और इट्स वन टाइप ऑफ मिनरल्स, हमारे पास है ही नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ये स्ट्रेटेजी के तहत हम कई सेक्टर में कई फर्टिलाइज़र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने वाला कंट्री इंडिया है। तो आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि 2025-26 तक हम आज देश में 280 से 285 लाख मेट्रिक टन यूरिया बनाने की हमारी क्षमता है, लेकिन हमारा कंजप्शन 350 लाख मेट्रिक टन है। तो 60-70 लाख मेट्रिक टन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो आने वाले 3 साल के लिए हमने प्लानिंग किया है कि हम यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का प्रचलन करेंगे। हम सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि गोल्ड यूरिया का उपयोग करेंगे। हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। ये पीएम प्रणाम योजना उसमें से ही आई है कि हम केमिकल्स फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करके जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर जाएंगे उसके लिए हम भारत सरकार की ओर से जो सब्सिडी खर्च होती है वो हम उसको स्टेट को देंगे, ताकि स्टेट फर्टिलाइज़र का अल्टरनेट यूज़ करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करें। तो हमने तय किया है कि हम
अगले 3 साल में यूरिया में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बढ़ा। इंपोर्ट कम करने के लिए अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे। आज देश में आज तक तो केवल यूरिया ही चलता था, अभी नैनो यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, उसका उपयोग करेंगे। हम 3 साल में यूरिया के इंपोर्ट, यूरिया में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा रहा फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में देश में भी कई ऐसा लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है जो माइनिंग के लिए तैयार हो, और हमारे पास जो रॉक फॉस्फेट का रिजर्व है, वो रिजर्व को माइनिंग में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए एक होलिस्टिक कार्यक्रम बनाया है हमने। बाहर से भारत दुनिया के कंट्री के साथ रॉक फॉस्फेट के लिए लॉन्ग टर्म किया है। वो आके इन्हें वहाँ से रॉक फॉस्फेट लाए और यहाँ उसमें से डीएपी बनाए। तो हमने उसमें इंडियन टेक्नोलॉजी के द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलप करके पेंट वॉश से पोटाश बनाने की टेक्नोलॉजी बना लिया। ऐसी कई टाइप की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम देश में पोटाश का प्रोडक्शन करने लगे हैं, ताकि हम भविष्य में इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करें और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, दिशा में हमारा प्रयास है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब से आएंगे सर, क्योंकि पीएम प्रणाम का आपने जिक्र किया, तो किस तरीके से पीएम प्रणाम के माध्यम से हम एक पर्यावरण को भी मदद देते नजर आएंगे? और पंजाब का उदाहरण है जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया लेकिन उत्पादन में उतना बढ़ोतरी नहीं होती, वह सेचुरेशन पॉइंट की ओर बढ़ता नजर आ रहा। इस प्रकार के अनुभवों को साझा करते हुए हम अब आगे कैसे बढ़ते नजर आएंगे? आगे ऐसे बढ़ना ही पड़ेगा। आज हमने देखा दुनिया की कई ऐसी स्टडी और कई ऐसे रिसर्च आज आ गए हैं जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ और पेस्टिसाइड का यूज़ होने से असाध्य रोग और कैंसर जैसी बीमारी बढ़ी है। तो उसका समाधान क्या? तो समाधान ये है कि हमें फूड सिक्योरिटी की भी चिंता करनी है, तो हमारा प्रोडक्शन भी बने रहे और केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग भी कम हो। तो कैसे अल्टरनेट फर्टिलाइज़र हम लाए, तो ये दिशा में हम आगे बढ़े। अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, राज्य, स्टेट और सेंट्रल जॉइंटली एफर्ट कैसे करें, उसमें से पीएम प्रणाम आया। पीएम प्रणाम का उद्देश्य ये है कि केवल भारत सरकार यहाँ से कहते रहेंगे कि आप केमिकल्स फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज़ करो, कम यूज़ करो, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करो, बट अल्टीमेटली वो तो होना है स्टेट में। तो स्टेट उसके लिए एग्रेसिव काम करे, तो उसका हौसला बढ़े, उसको प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने कहा कि आप सब्सिडी बचाओ और आप अल्टरनेट फर्टिलाइज़र के लिए किसान को प्रोत्साहित करो। तो अल्टरनेट फर्टिलाइज़र के लिए स्टेट किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, सब्सिडी बचेगी, हम पास ऑन कर देंगे। ये पैसे से वो राज्य में कई योजना भी चलाएंगे ताकि किसान नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर किसान जाए, गोल्ड यूरिया का प्रचार प्रसार करें। तो ये करने के लिए भी भारत सरकार का आर्थिक सहयोग मिल जाए, ये उद्देश्य के साथ हमने पीएम प्रणाम योजना चलाई। जी, कुल मिला के देखा जाए तो जहां लोगों के स्वास्थ्य की बात है वो भी ठीक है, पर्यावरण भी ठीक होगा और किसानों से लेकर धरती माता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता नजर आएगा। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो आपने 3 साल का वक्त रखा है कि हम आत्मनिर्भर होते नजर आएंगे यूरिया के उत्पादन को लेकर। और इस बीच में वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर हम जिस तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर से भारत एक नई मुकाम हासिल करता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे ये खास मुलाकात हमारे साथ केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की। तो इस खास मुलाकात में आज बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।